मैं पिछले 2 साल से अपनी वीडियोस के ज़रिए माँ बाप को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल कितना ख़तरनाक है उनके बच्चों के लिए। आज मैं अभी किसी स्कूल में मौजूद नहीं हूँ, ये एक थेरेपी सेंटर है जिसको नुमान साहब हेड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, किस तरह के बच्चे आप यहाँ पे देखते हैं ज़्यादा? जी मोस्टली बच्चे हम देखते हैं जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियल डिसऑर्डर के साथ आते हैं, यानी उन बच्चों में या स्पीच डिले हो सकती है या उन बच्चों में सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ बड़े बच्चे हो जाएं तो स्कूल परफॉर्मेंस का यानी पढ़ाई का मसला हो सकता है उन बच्चों में। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो कि फिजिकल वीकनेस यानी सीपी या मसल्स की जो कमज़ोरी है उसके साथ हमारे पास की कमज़ोरी भी हो जाती है? यस। अच्छा, तो ये इसमें से कितनी चीज़ें मोबाइल या टीवी स्क्रीन से ट्रिगर्ड होती हैं? कितनी चीज़ें? पहले 5 मैंने जो डायग्नोसिस या जो प्रॉब्लम बताए हैं वो मेजॉरिटी स्क्रीन से ही ट्रिगर होते हैं। ऑटिज्म ट्रिगर होता है स्क्रीन से? ऑटिज्म स्पेशली स्क्रीन से ट्रिगर होता है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि दिस इज़ नाउ अ पेंडेमिक। पूरी दुनिया में ऑटिज्म उस तरह फैल रहा है जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है। ये ट्रिगर होता है। स्पीच डिलेड बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम बच्चों में बहुत आ रहा है, पढ़ाई का प्रॉब्लम और हाइपर एक्टिविटी प्लस एग्रेशन बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो जनरेशन बीटा है जो कि मोबाइल हाथ में लेके पैदा हुई है, तो इसका तो आप जो बता रहे हैं कि उनको ऑटिज्म हो रहा है, इनको और दूसरे मसाइल हो रहे हैं और इनको मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो अगले 20 से 25 साल बाद जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसमें मेंटल डिसऑर्डर कितने % कैलकुलेट कर सकते हैं आप? देखा जाए जिस फ्रीक्वेंसी से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो बाद में गला ख़राब, खांसी, ज़ुकाम तो शायद कोई डील ही ना कर रहा हो, इन्हीं प्रॉब्लम को ही डील कर रहा हो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास ऑटिज्म के जो बच्चे आते हैं वो जो कि स्पेसिफिकली मोबाइल की वजह से या स्क्रीन की वजह से ट्रिगर होते हैं, वो मोबाइल में किस तरह की लाइटिंग या किस तरह के प्रोग्राम्स या कंटेंट देख के ट्रिगर होते हैं या सिंपल मोबाइल से ट्रिगर हो जाते हैं? देखें, इसमें जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो स्क्रीन और मोबाइल से ट्रिगर होकर सिम्टम्स लेकर आ रहे हैं। इसमें तो मेजॉरिटी आप कह लें 90% बच्चे वो हैं जो कि स्क्रीन इंड्यूस्ड बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। इसमें होता ये है कि जब मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो कोई भी लाइट, ख़ास तौर पर जो फ्लैशिंग लाइट है, वाइब्रेंट कलर है और रैपिडली चेंजिंग जो स्क्रीन है, वो डायरेक्टली बच्चे के ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करती है, जिससे बच्चे में ये डिलेज यानी अपने काम जो है वो टाइम पे ना शुरू करना, स्पीच डिले और बिहेवियर प्रॉब्लम स्क्रीन के इस्तेमाल से आ रहे हैं। तो ये बात मेरा नहीं ख्याल कि इंपॉर्टेंट रह जाती है कि कंटेंट क्या देख रहे हैं। ऑब्वियसली कंटेंट का रोल है, जितना वाइब्रेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट यूज़ होंगे उतना प्रॉब्लम ज़्यादा आने की जैसे हम ये देखते हैं कि अक्सर घरों में माओ ने वो बेबी शार्क लगाया होता है, वो कोको मैली और इस तरह के बहुत सारे जो कि कार्टून्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनके अंदर हर 3 सेकंड बाद स्क्रीन चेंज हो रही होती है, वाइब्रेंट कलर होते हैं, उनमें फ्लैशी लाइट्स का इस्तेमाल होता है। तो क्या वो चीज़ जो है वो बच्चों को ट्रिगर करती है? अगर उनमें कोई ऑटिज्म का मसला है तो वो ज़्यादा बढ़ के सामने आ जाता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर बट इट कैन ट्रिगर द प्रॉब्लम। ठीक है, इट कैन इंक्रीज द सिम्टम्स। आपको मैं अगर बच्चे दिखा सकता तो मैं आपको वो बच्चे दिखाता जो कि ये कोको मेलन और ये जो पोइम्स या राइम्स जो सुन के आ रहे होते हैं वो ना आपसे बात करेंगे, अच्छा, ना आपको रेस्पॉन्स देंगे, ना आपकी कमांड ओबे करेंगे, लेकिन वो एक रोबोट की तरह वो पूरी पोएम और राइम वो याद अपनी दुनिया में बैठ के आपको सुना देंगे। आपके कहने पे वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगा। तो ये इतना ब्रेन को ऐसे कंट्रोल करता है कि बच्चा दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो एक अपने अलग फैंटेसी वर्ल्ड में ही चला जाता है बच्चा, अपनी अगर दुनिया हम आसान अल्फाज में बिल्कुल बात ऐसा ही है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड एंड लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड। ये चीज़ प्रॉब्लम बच्चे के साथ आ ये जाती है। तो स्टेट उसको तो फिर पता ही नहीं होगा, उसके लिए तो हर चीज़ एक गेम या कार्टून की तरह ही वो देखेगा, और फिर वो कोई फायर को पकड़ सकता है, वो गर्म चीज़ में हाथ डाल सकता है, या वो कोई ऊंचाई से जंप लगा सकता है, ये सोचते हुए कि मैंने कार्टून्स में ऐसा देखा था, और क्योंकि वो ओवरली स्टिमुलेट हुआ और वो इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग अपनी दुनिया में है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका जो इफेक्ट आता है वो जो आपने बताया बिल्कुल इसी फॉर्म में है कि बच्चा जब कनेक्टेड नहीं है, उसको फियर नहीं है, उसको आग का नहीं पता, उसको अगर कोई जानवर है जिससे दूर रहना है उसको उतना ही पता, क्योंकि उसने कार्टून में देखा है, वो उसको पकड़ लिया, उसने देखा है हाइट से जंप किया, विंग्स आ गए हैं, वो फ्लाई करना शुरू हो गया, तो वो तो ये ट्राई करेगा चीज़ें। वो क्योंकि उन चीज़ों को इतना सोचेगा वो आपसे बात भी नहीं करेगा, उसकी स्पीच भी नहीं आएगी।
तो वो ये कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। तो ये जो बच्चे जो हैं वो बोलते नहीं हैं बड़ी देर में। एक तो हमारे माशरे में ये बड़ा आम तौर पे समझा जाता है, जी ये फलां का जो बाप था ना, ये भी 4-5 साल बाद बोला था, तो ये भी 4-5 साल बाद बोलेगा, तो हम इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं। तो वो आगे जाके जो बच्चा होता है वो प्रॉब्लम चाइल्ड होता है बेचारा। और फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं या बड़े जो हैं वो कहते हैं कि इसको ना ज़रा सख्ती से पेश आएँ, और फिर उससे सख्ती से पेश आते हैं, और फिर वो मामलात जो देखे जाते हैं आगे जाके वो मज़ीद ख़राब ही होते हैं। इस पे क्या कहते हैं सर? ये बिल्कुल आपने सही कहा है। इसमें आप ये देखें, आपने जो पहली एक बात की कि स्क्रीन का दौर है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो देखिए, हमने डिसाइड करना है कि हमने इसका पॉजिटिव यूज़ करना है या नेगेटिव यूज़ करना है। अगर आप इंटरनेशनल रिकमेंडेशन की बात करें तो आपको पता है कि 18 माह तक स्क्रीन अलाउड नहीं है। आप बच्चे को स्क्रीन नहीं दे सकते, 1.5 साल तक स्क्रीन दिखानी ही नहीं, चाहे वो टीवी है, चाहे टीवी है। स्क्रीन का मतलब है एलसीडी, गाड़ी की एलसीडी, आपका मोबाइल, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे स्क्रीन प्ले हो रही है वो आपकी स्क्रीन है। वो आप सिवाय वीडियो चैट के, अगर किसी की फैमिली पेरेंट्स बाहर हैं कोई, उसके अलावा स्क्रीन 0 पर डे। यानी कि बच्चे को स्क्रीन पे सिर्फ आपने बहुत मजबूरी में वही चीज़ दिखानी है जो वो इन रियल लाइफ भी कम्युनिकेट करता है। बिल्कुल, जैसे वो अंकल हैं उसके या फादर बाहर गए हैं उस बच्चे के, तो वो अपने फादर को देख रहा है, और वो ऑब्वियसली रियलिटी में भी अपने फादर को देख रहा है। बिल्कुल। और 18 माह से 5 साल की उम्र तक के बच्चे को आप को वूइंग कर सकते हैं, कि यानी बच्चा साथ बैठा हो, मोबाइल आपके पास हो, आप इंटरेक्ट करके उसको सिखा रहे हो, और वो भी नॉट मोर देन 1 आवर पर डे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो हम बच्चों को मोबाइल दे के कहते हैं कि मैं ज़रा अभी एक काम करके आया हूँ, ये मोबाइल रख लो और खेलते रहो। सर, ये मेजॉरिटी में प्रॉब्लम की वजह ही यही है कि अपनी बिज़ी लाइफ की वजह से बच्चे को एंगेज करने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी ऐड कर दूँ कि मेजॉरिटी मदर्स ये कहती हैं, डॉक्टर ये खाना नहीं खाता मोबाइल के बगैर। ट्रू, दैट इज़ ट्रू। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जिस दौर में मोबाइल नहीं था तो उस दौर में बच्चे क्या करते थे? या आज आप किसी एक ऐसे आइलैंड पे चले जाएं, इंटरनेट मोबाइल ना हो, तो क्या आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा? भूख लगना इज़ अ नेचुरल थिंग, जिसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ने खाना है। तो अगर आप बच्चे को एंगेज करेंगे मोबाइल की दुनिया में तो वो रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड रहेगा। और ये मैं बता दूं, वालिदैन कहते हैं डॉक्टर इसने कुछ ना कुछ तो स्क्रीन से सीख लिया, वैसे तो कुछ नहीं सीखा। तो वो उसकी रोबोटिक लर्निंग है, वो आपके कहने पे बोलेगा नहीं, आपके कहने पे वो परफॉर्म नहीं करेगा और रियल वर्ल्ड पे उसको अप्लाई नहीं कर सकेगा, तो वो यूजलेस है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन की वजह से वो बोल भी नहीं पाता। जाहिर बात है वन वे कम्युनिकेशन है ना, वो देख ही रहा है, ऐसा ही वो खुद उसमें इंटरेक्शन नहीं है बच्चे का। 100% ऐसे ही है, वो वन वे है, वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। हाँ, वन वे कम्युनिकेशन है, तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम होगी। और बच्चे के साथ हमेशा टू वे कम्युनिकेशन। और आपने एक और बात भी दरमियान में ऐड कर दी कि ये चीज़ें पहले इग्नोर हो रही थी, वालिदैन को पता नहीं चलता था, वो उसको मार मार के सीधा करने की कोशिश करते थे कि ये बोलना शुरू कर देगा या पढ़ना शुरू कर देगा या किसी और बिल्कुल किसी और काम पे लग जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर इसके इंतज़ार में बैठे रहेंगे, एक स्क्रीन दिया गलत काम, फिर उसको एक्सेप्ट ना किया दूसरा गलत काम, फिर उसको मार के ठीक करने की कोशिश की तीसरा गलत काम। तो ये 3 गलतियां जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये इंतहाई जुल्म वाली बात है, बच्चे पे भी और अपनी ज़ात के ऊपर भी। जाहिर बात है आपकी औलाद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, मेरी ऑडियंस को ज़रा ये बताएं, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएं, जैसे कि छोटा बच्चा है 1 साल का, उसमें क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे कि वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ वो जा रहा है बच्चा? क्या वो पैटर्न है और क्या वो अपने बच्चे में ये चीज़ें देखें कि वो उनको आइडेंटिफाई हो जाए कि हमने बच्चे की थेरेपी करवानी है, या एटलीस्ट हमने एक दफ़ा बच्चे को डॉक्टर को चेक करवाना है और इस चीज़ के स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है? बिल्कुल। उसमें मैं बताता चलूँ, जो एक है इंटरनेशनल रिकमेंडेशन, जब आपका बच्चा 9 महीने का हो, उसमें कोई सिम्टम हो या ना हो, उसको डॉक्टर को लाजमी न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन को लाजमी दिखाएं। ये पूरी दुनिया में हर बच्चा 9 माह की उम्र में, 18 माह की उम्र में, 24 माह और 30 माह की उम्र में डॉक्टर के पास लाजमी विजिट होता है। उसमें बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि इस एज पे आइडेंटिफाई हो गया तो ठीक होने के चांसेस हैं। अगर ये वक्त गुजर गया तो बेहतरी के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2, हमें प्रॉब्लम को पता होने से पहले ज़रूरी है कि नॉर्मल चीज़ क्या है। एक बच्चा 1 साल की उम्र में मामा बाबा बोलता है, अगर 18 माह की उम्र में वो मामा बाबा नहीं मिल रहा तो ये एक रेड फ्लैग है।
ठीक है। एक बच्चा आप नाम लेते हैं, वो 8-10 माह के दरमियान आप रिस्पॉन्स टू नेम देगा। अगर वो बच्चा 12-15 माह की उम्र में रिस्पॉन्स टू नेम नहीं दे रहा या किसी चीज़ पे ऐसे करके पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, साथ उसमें स्पीच नहीं है, तो ये स्ट्रेट अवे ऑटिज़म की तरफ फीचर्स चले जाते हैं। इसके अलावा वॉकिंग के डिलेड माइलस्टोन है, वो डायरेक्ट स्क्रीन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी अगर बच्चा 1 साल 18 माह तक चलना शुरू नहीं करता तो वो भी एक रेड फ्लैग है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए। तो जब बच्चे आ जाते हैं आपके पास 18 माह की उम्र में, चले 3 साल की उम्र में बच्चा आप लेके आ गए हैं आपके पास कोई, तो अब जब वो आप उसको देखते हैं उस बच्चे को, मान लें उस बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें स्पीच डिले है, उसमें वो चीज़ों को पहचान नहीं रहा, तो आप उसको जो थेरेपी देते हैं वो उस पैटर्न क्या होता है इसका? क्योंकि अक्सर लोग हमारे, आपको पता ही है कि वो यूट्यूब से वीडियो निकालेंगे, वो कहेंगे हाउ टू गिव अ थेरेपी बिल्कुल। और फिर वो जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो सेल्फ थेरेपी की तरफ भी चले जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा बताएं कि फिर आप उसको किस तरह उसकी न्यूरो डेवलपमेंट में उसको हेल्प आउट करते हैं। ये इस सबसे ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है आपके इस क्वेश्चन से मिलियंस ऑफ पेरेंट्स को फ़ायदा होना है। सबसे पहले हमने वी हैव टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस कि भाई बच्चे को मसला क्या है। मुझे जब एक कॉल आती है और कहा जाता है डॉक्टर साहब मैंने बच्चा चेक कराना है, उसको स्पीच डिले है, और जब मैं उसको चेक करता हूं तो वो स्ट्रेट अवे ऑटिज़म का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए सबसे पहले बच्चा मैं देखता हूँ, उसका डायग्नोसिस बनाता हूँ और एक लेवल बताता हूँ वालिदैन कि इसकी स्पीच इस लेवल पे है, इसकी जहानत कॉग्निशन इस लेवल पे है। फिर हम प्लान करते हैं उसकी फॉर्मल असेसमेंट कि एक्चुअल में आपने बताया बच्चा 3 साल का है, हम निकालते हैं उसकी उम्र कि वो 9 महीने 10 दिन का है, वो 13 महीने 14 दिन के, हम एग्जैक्ट वी हैव द टूल्स जिसमें उसकी एज निकालते हैं। फिर हमें बच्चे के फेलियर्स मिल जाते हैं, फिर हम थेरेपी उन फेलियर्स पे काम करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप यूट्यूब पे सर्च करें कि हाउ कैन आई गिव स्पीच थेरेपी टू माई चाइल्ड। नो, आप एक काम तो सीख लेंगे, बच्चे ने अचीव कर लिया, नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे? चले नेक्स्ट भी मेरे थेरेपिस्ट ने फ़ोन पे बता दिया, थर्ड स्टेप कहाँ से लेके आएंगे, फोर्थ कहाँ से लेके आएंगे, फिफ्थ कहाँ से लेके आएंगे। और हर बच्चे के फीचर्स और थेरेपी का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट। तो हमेशा प्रोफेशनल की हेल्प के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये बच्चे को खुद लेके चलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात ये है कि हमारे बहुत सारे जानने वाले या मेरे भी अपने रिश्तेदारों में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको मोबाइल दे दिया जाता है और वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, और उसकी वजह से हमें लगता है कि शायद उनमें स्पीच डिले है, हमें लगता है कि शायद उनको कोई बात नहीं, मोबाइल में ही लगा रहता है ना, इसलिए तंग नहीं करता। तो जो बच्चा तंग करता है, जो बच्चा खेलता है, जो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, जो बच्चा सवाल करता है, हमारे जो हम लोग हैं हम उससे उकता जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ब्लेसिंग है कि हमारा बच्चा अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है या चीज़ें वो कर रहा है, तो वो इसका मतलब मेंटली हेल्दी है, नॉर्मल है, बजाय कि वो बच्चा वन वे कम्युनिकेशन में चला जाए और वो बच्चा इस दुनिया से कट के एक अलग ही अपनी दुनिया के अंदर हो और फिर उसकी अपनी ज़िंदगी उसके लिए मुश्किलात का बाइस हो। तो डॉक्टर साहब मुझे एक छोटी सी आप ये बात क्लियर कर दें कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे में, या थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं 6-7 साल के होते हैं, स्कूल में जाता है बच्चा, अब स्कूल में जाता है बच्चा तो उसको समटाइम्स वो बाकी सारे कामों में तेज़ होता है मगर उसको रीडिंग नहीं हो रही होती, उससे लिखा नहीं जाता, कभी कभी वो सही लिख लेता है, कभी कभी वो अड़ जाता है, तो उस वहाँ पे उसको पड़ती है कुट दबा के कि तू जान के करता है, और अक्सर वो बच्चे जान के नहीं कर रहे होते, उनके कंट्रोल में नहीं होता। इस चीज़ को आई थिंक डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये डिसलेक्सिया जो है, क्या ये स्क्रीन से या इस तरह की चीज़ों से ट्रिगर हो सकता है? जी बिल्कुल। जब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की तो उसकी कॉजेज़ पे जाते हैं कि ये हुआ क्यों। उसमें एक कॉज डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है, यानी जिसको स्पीच डिले कहते हैं, वो एक कॉज है डिसलेक्सिया की। तो इसलिए, और डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने अभी डिस्कस किया है कि वो स्क्रीन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बिल्कुल आपके बच्चा वो जो अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ में स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करेगा उसमें डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम आता है, और ये इतना कॉमन है। अब मुझे आपने ये क्वेश्चन किया, मुझे लग रहा है कि आपका कोई करीबी एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेरा आपने करीबी एक्सपीरियंस हुआ होगा आपका। तो ये क्योंकि अब क्या होता है, अगेन वही वाली बात है, अनडायग्नोस्ड बच्चा मार खाता रहेगा, माँ अलहदा मारेगी, वालिद अलहदा मारेगा, टीचर से अलहदा, स्कोर अच्छा नहीं होगा, स्कूल से निकाल के किसी काम पे लगा देंगे, वो तालीम से रह जाएगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया,
थेरेपी बच्चे को नहीं दी, एजुकेशन से बच्चा फारिग हो गया। घर के काम कराएंगे, ऐसा आउट क्लास काम करेगा, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब ज़हीन तो बड़ा है, बस पढ़ाई नहीं करता। वो करता नहीं, उसे हो नहीं रही, क्योंकि उसका एक मेडिकल इशू है और उसको हम लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको आपने बड़ा उसका प्रॉपर नाम लिया, डिसलेक्सिया। वो रीडिंग में भी हो सकता है, पढ़ने में, राइटिंग में भी हो सकता है, मैथ के वो बहुत अच्छा कर लेता है। सुन में तो वो बिल्कुल आउट क्लास, आप देख के तो उसको बता ही नहीं सकते किसको कोई इशू। वो सुन के सब कुछ सीख सकता है, सुन के सीख लेगा, परफॉर्म कर लेगा। लेकिन तो डॉक्टर साहब यहाँ पे थेरेपी में नॉर्मली जो कि ऑटिज्म जो है इट्स अम्ब्रेला टर्म, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। थोड़ा सा भी हो तो वो कहते हैं नहीं नहीं जी हमने तो ऑटिज्म का देखा था पेशेंट, वो तो यूं था या वैसे था, तो उससे कंपैरिजन नहीं है, बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत भी मसला उसको हो सकता है, जैसे डिसलेक्सिया है, माइल्ड डिसलेक्सिया भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को प्रॉपर बच्चे को डायग्नोज करवाना चाहिए, लेके आना चाहिए। तो कितना का फर्क पड़ जाता है उसको जिंदगी में? अच्छा, इसमें थेरेपी लेने से कितना फर्क पड़ जाता है? इस पे अगेन कुछ फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। पहली बात ये किस एज पे आया है, जो हम बात पहले कर रहे थे, जल्दी ले आएंगे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। नंबर 2 डिपेंड करता है स्क्रीन का एक्सपोजर कितना था उसका अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में, कितना ब्रेन उस टाइम ग्रो किया है। नंबर 3 ये है कि डायग्नोसिस पे लेवल क्या आया है। माइल्ड टू मॉडरेट का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। सीवियर के रेस्पॉन्स में ये होता है कि हम बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करते हैं, उसको चीज़ें सिखाते हैं। यानी माइल्ड टू मॉडरेट बच्चे 10 to 20% दुनिया में ऐसे ऑटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो डायग्नोसिस से दे ग्रो आउट ऑफ द डायग्नोसिस, उनको हम फिर ऑटिस्टिक लेबल नहीं करते। जो सीवियर केसेस हैं वो 2 वजह से होते हैं, या थेरेपी नहीं ली होती, या लेट ली होती है, या स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो सीवियर में हम सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम डायग्नोसिस से आउट नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में यही कहा जाता है कि देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक में कोई ना कोई फॉल्ट या फ्लॉ है। तो थेरेपी के साथ हमने बच्चे की चीज़ें इंप्रूव करनी है, क्योंकि अपेरेंटली ये बच्चा नॉर्मल है, खुद आएगा, खुद भाग रहा होगा, खेल रहा होगा, एक सोशली डिसकनेक्टेड है। तो हमने उसका कनेक्शन बेहतर करना है, पता उसको सारा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, हमने उसको सिखाना है। तो बेसिकली हम उसकी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की साइड पे लेके आते हैं। इतना इम्प्रूव करना है कि शॉर्ट टर्म टारगेट स्कूल है कि नॉर्मल स्कूल में जाए, लॉन्ग टर्म टारगेट इंडिपेंडेंट जिंदगी है, यानी किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वालिदैन ये ना कहे मेरे बाद मेरा बच्चा कौन संभालेगा। सर एक प्रॉब्लम ये भी देखने में आती है कि कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब बिल्कुल ही वो क्रेजी होते हैं, हर चीज़ उठा, वो भी कोई मसला होता है बच्चों को? बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसमें भी वो उसको हम बेसिकली जो आप बात करें वो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है। तो वैसे एक बड़ा डिफरेंट और डायग्नोसिस इज वेरी कॉमन, लेकिन अंडर डायग्नोस कोई पिक नहीं करता, कोई भी पिक नहीं करता। वो कहते जी ये तो मेरा तो बच्चा बहुत एक्टिव है, वाह भाई वाह, मगर बेसिकली उसको इशू होता है। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि ऑटिज्म का बच्चा, क्योंकि वो भी हाइपर एक्टिव होता है, वो भी फोकस नहीं कर रहा होता, उसको ADHD बना के ट्रीट किया जाता है। तो अब 2 नुकसान होते हैं, एक तो ये रॉन्ग डायग्नोसिस, नंबर 2 ट्रीटमेंट ही गलत हो गई। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो प्रॉपर चेकअप करवाएं, खुद से लेबल ना करें। और कोई भी ऐसा सिम्टम जो कि आपको बीइंग पेरेंट से बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर कोई और नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो आप डिले ना करें। ADHD का डायग्नोसिस थोड़ा बड़ी उम्र का डायग्नोसिस है, छोटा बच्चा तो वैसे ही एक्टिव होता है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, वो टिक के नहीं बैठते होंगे, कभी इधर भाग रहे हैं, तो वो नॉर्मल एज है। तो डॉक्टर साहब कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को? स्पेशल मैसेज ये है कि स्क्रीन का इस्तेमाल इंटरनेशनल रिकमेंडेशन पे यानी 18 महीने तक ज़ीरो कर दें। 18 महीने से 5 साल तक 1 आवर को-व्यूइंग यानी बैठें और साथ देखें और यूज़फुल एकेडमिक प्रोग्राम दिखाएं। 5 साल से 12 या 17 साल की उम्र तक अंडर सुपरविजन देना है, तब भी ये नहीं है कि आप उनको अलाउ कर दें। नंबर 2, अगर आपके बच्चे में कोई भी डिले आ रहा है, कोई भी रेड फ्लैग आ रहा है जो हमने इस सारी गुफ्तगू में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ उसको लाजमी चेक कराएं। डॉक्टर ने डायग्नोसिस पिक करके आपको बताना है, आप खुद इज्यूम करेंगे या जो आपने बात की है कि इसका वालिद भी लेट बोला था, ये भी बोल पड़ेगा, तो वक्त गुजर जाएगा। और जब वक्त गुजर जाता है फिर बेहतरी का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये 2 मेरे इंपॉर्टेंट मैसेज हैं पेरेंट्स के। नाजरीन, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी अगर ये एज गुजर गई तो दोबारा ये न्यूरो डेवलपमेंट वाला मामला सही नहीं होना। तो जो इनका ये टाइम है ये इतना कीमती है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपको कुछ भी बिहेवियर बच्चे में डिफरेंट लगता है
या आपका बच्चा स्पीच डिले में है, तो एटलीस्ट उसको एक बार डॉक्टर के पास चेक कराएं। और हमारे लोग ये समझते हैं कि हम अगर किसी थेरेपिस्ट के पास आ जाएंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाएंगे, किसी साइकेट्रिस्ट के पास आ जाएंगे तो ये कोई दिमागी मसला है, कोई पागल है हम। नहीं, इसकी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिहेवियर की चीज़ें हो सकती हैं, हमें अपना अंदाज़ चेंज करने का मामला हो सकता है। तो खुदारा अपने बच्चों पर और अपने आप पर रहम खाएं। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।